हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था और आपको मैंने लास्ट सेशन में शेयर भी किया था कि जो मेंस के जब सब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर को हम लोग मेंस के बारे में ही मैंने डिस्कस करा था पूरे डिटेल में। पीटी बहुत से लोग निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन मेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से नंबर कम आते हैं, इंटरव्यू में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने मेंस की सीरीज़ की बार बात करी थी और मैंने वहाँ पर बताया था कि सीपीसी में सबसे ज़्यादा, सीपीसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में, उसी चेन में आज हम लोग सीपीसी के बारे में शुरुआत करेंगे, सीपीसी की सब्जेक्ट्स को रखेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं सीधा बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए इधर उधर की बात की, मैं सीधे सीपीसी की बात करता हूँ। सीपीसी में फ्रेंड्स, सबसे शुरुआत की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल रूट से, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिनको बेसिक लेवल से, फंडामेंटल लेवल से, जिन्होंने कभी सीपीसी पलट के नहीं भी देखा होगा, उनको मैं सीपीसी वहाँ से शेयर कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई सीपीसी क्या है और क्यों हम सीपीसी को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर समझने की बात होती है। सीपीसी क्या है एंड वाई वी आर स्टडिंग सीपीसी, क्या रीज़न है सीपीसी को स्टडी करने का। एक बड़ा सीधा दो क्वेश्चन तो आपके मन में आना चाहिए। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर सीपीसी को आप कहते हो कि सर लॉ है, इतना तो सबको पता है कि ये लॉ है, तो लॉ क्या हो सकता है, लॉ कितने तरह का हो सकता है, ये भी मैं यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा छोटे छोटे सेशंस में। देखिए, सबसे पहला एक टॉपिक हमारे पास आता है फ्रेंड्स, लॉ। व्हाट इज बेसिकली लॉ। तो लॉ का डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल काम है, जो हम लोगों ने रट लिया, यानी जो पढ़ा था जो स्टूडेंट्स में, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरिन बैंक बाय सैंक्शन। तो लॉ इज़ ए कमांड ऑफ सॉवरिन, बहुत सारी जगहों पर कहा जाता है लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स। उसके जगह बहुत सारे लोग कहते हैं लॉ एक कंट्रोल्ड बिहेवियर है स्टेट का। तो लॉ का डेफिनेशन देना, एक कोई कंप्लीट डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते। लॉ का डेफिनेशन आप कहोगे तो सर कहोगे कि सर आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो खैर वो है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करें तो लॉ को देखो दो तरीके से या दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो नॉर्मली आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा, कमेंट्री बुक के अंदर मिलेगा, वो कहा जाता है कि लॉ दो तरह का होता है। एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। मैं लेकिन आपको कुछ और बताऊंगा बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, मतलब एक मूर्ख आदमी भी जिसने कभी लॉ नहीं पढ़ा होगा वो भी समझ जाएगा लॉ के बारे में क्या है। तो देखिए, लॉ सब्सटैंटिव होता है और लॉ प्रोसीजरल होता है। यानी कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल, प्रोसीजरल PROCEDURAL हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि लॉ का जन्म कैसे होता है, लॉ कैसे बनता है। देखो, लॉ का जन्म करने की बात करें तो लॉ कहाँ से पैदा होता है, ऐसे समझिए। तो लॉ तीन जगह से, तीन तरीके से बनता है, तीन तरीके से पैदा होता है। आप जो सही समझिए, लीगल टर्मिनोलॉजी होगी बनना, ऑब्वियसली। पैदा होना तो एक कॉमन वर्ड हो गया जो लेमैन के लिए मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, तीन तरीके से बनता है या तीन तरीके से पैदा होता है। सबसे पहला जो, मतलब ये कह सकते हैं कि लॉ बनाने का ये प्रोसेस है, या लॉ पैदा करने की जो मशीन है, या जहाँ से लॉ पैदा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड है और उनका काम सिर्फ पैदा करने का ही है, लॉ बनाने का ही है। जैसे आपको पता है ना, एक रानी मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, और एक छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं जिसको लेबर बीज कहते हैं। तो रानी मक्खी का काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना, अंडे पैदा देना, और बाकी के मक्खियों का काम है सिर्फ मेहनत करना। तो उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इसके लिए बना है, उसका नाम है पार्लियामेंट। तो कानून कहाँ से बनता है, पार्लियामेंट से बनता है। इसके अलावे कानून कहाँ से बनता है, तो दूसरा बनता है प्रेसिडेंट के यहाँ से, यानी राष्ट्रपति या गवर्नर, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा जो बनना है, जहाँ जहाँ से लॉ पैदा होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब तीन ये ऑर्गेनाइजेशन कहिए, तीन सिस्टम कहिए, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, ये तीन लॉ जो है तीन जगहों से बन के आ रहा है। अब ये तीन जगहों से जो लॉ बन के आ रहा है, तो पार्लियामेंट तो सबको पता है कि पार्लियामेंट संसद कानून बनाती ही बनाती है। प्रेसिडेंट कैसे कानून बनाते हैं, तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो बिल पहले इंट्रोड्यूस करती है, उस पर राष्ट्रपति साहब का, महामहिम राष्ट्रपति का जब उस पर सिग्नेचर आ जाता है, यानी एसेंट आ जाता है, तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात होती है, तो ये क्या लाते हैं, अध्यादेश ला देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। सुप्रीम कोर्ट कैसे कानून बना देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट भी कानून बना देती है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट, PRECEDENT, प्रेसिडेंट।
सो हम यहाँ पर प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है वैसे केस लॉज, यानी वैसे केसेस जिसको लैंडमार्क कह सकते हैं, या न्यू जिसमें कि नई कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी कर दी गई वो। जैसे आपको याद होगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि हिंदुस्तान में जब विमेन हरासमेंट को लेकर के, वर्क प्लेस पर विमेन हरासमेंट को लेकर के कोई भी एक्ट, कानून, अधिनियम नहीं था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। तो वो गाइडलाइंस क्या थे? वो गाइडलाइंस बाइंडिंग थे हिंदुस्तान के हर एक पर्सन, व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम कर रहा है, बंदे काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो महिलाएं काम कर रही थी उनके साथ किसी तरह का कोई गलत बिहेवियर नहीं किया जा सकता था। और अगर कोई गलत बिहेवियर करता तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी सिस्टम थे उसके साथ, उसके कंटेक्स्ट में ही आगे का प्रोसीजर हो सकता था। तो देखिए लॉ कहाँ से पैदा हो गया? 3 जगहों से। नंबर 1 पार्लियामेंट, नंबर 2 प्रेसिडेंट, और नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो लॉ बना, ये लॉ 2 तरीके का बन सकता है। कौन कौन से? एक होता है सब्सटैंटिव और दूसरा होता है प्रोसीजर। यानी ये तो जन्म हो गया, लॉ का जन्म हो गया। अब ये लॉ के कर्म की बात कर रहे हैं, लॉ का कर्मा। तो लॉ का कर्म के हिसाब से बात करो तो सब्सटैंटिव और प्रोसीजर। तो सब्सटैंटिव का मतलब क्या है? वो लॉ जो राइट्स की बात करता है, वो लॉ जो रेमेडीज़ की बात करता है, उसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि वो सब्सटैंटिव लॉ है। वो लॉ जो प्रोसीजर की बात करता है उस राइट्स के लिए, तो उसको हम कह सकते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो ये सब छोड़िए, ये तो टेक्निकल बातें हो गई। इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा जा सकता है? इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ऐसे समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर हर एक वो व्यक्ति जो गाड़ी चलाना चाहता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी 6 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, कोई भी, तो हिंदुस्तान में ड्राइव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस होना ही चाहिए। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 6 व्हीलर हो, मैं गाड़ी अगर चलाना चाहता हूँ तो मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये नियम है, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखना मेरा अधिकार है। मुझे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने का अधिकार है, तो मेरे को गाड़ी चलाने का अधिकार है और मेरे पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन लाइसेंस बनाया कैसे जाता है? तरीका क्या है लाइसेंस बनाने का? आरटीओ के ऑफिस जाना पड़ेगा कि केजरीवाल साहब जी ने जैसे कहा था कि अपने उसमें कि भाई सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में ज़रा बात कर लेंगे कि हाँ भाई 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, ब्लड ग्रुप लगेगी, फ़ोटो लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो ये क्या है? रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर है। सो वो कानून जो आपको ये राइट्स देता है कि भाई आप ड्राइव कर सकते हो, और एक वो कानून जो आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा टेक्निकल वे में बात करूँ तो वैसे यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो जो लॉ, राइट्स और रेमेडीज़ बताता है उसमें हमारा नाम आ गया आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सारे आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे लॉज क्या हैं? राइट्स रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ तो प्रोसीजर में हमारा आ गया सीपीसी, सीआरपीसी, ये सारे क्या हैं? प्रोसीजरल लॉ हैं। ईटीसी है, इसे बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इसी चेन में, इसी कड़ी में हमारे पास आता है एक लॉ जिसको कहते हैं सीपीसी शॉर्टकट में। आज के जो यूट्यूबर हैं उनको पता होगा कॉस्ट पर क्लिक होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसकी बात कर रहा हूँ, सिविल प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। सो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, देखिए सीपीसी का पूरा नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। चलिए मैं थोड़ा आपको इतिहास में लेके चलता हूँ, बैक टाइम्स में लेके चलता हूँ, पुराने ज़माने में। देखिए हिंदुस्तान में फैक्ट ये है कि पहली बार सीपीसी अगर बन के आया था तो वो पहली बार सीपीसी बना था, आपको मैं बता दूं तो फर्स्ट यूनिफॉर्म सीपीसी जो बना था वो बना था या इनैक्ट हुआ था 1859 में।
1859 में। 1859 का जो ये अपना सीपीसी बना था, इसकी कुछ खास बातें थी। खास बातें क्या थी कि 1859 का जो सीपीसी बना था, ये सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन्स पर एप्लीकेबल होता था। उस समय के द देन प्रेसिडेंसी टाउन्स पर एप्लीकेबल होता था, और प्रेसिडेंसी टाउन में भी ये उनमें से सिर्फ दो कोर्ट्स के ऊपर लागू होता था। एक सुप्रीम कोर्ट, उस समय के द देन सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। इन दो जगहों पर लागू होता था। ध्यान से समझ लेना, जो पहला बना था ना 1859 का। लेकिन ये 1859 का ज़्यादा चला नहीं। इसमें क्या था ना कि बहुत सारे डिफेक्ट थे, यानी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इसके अंदर। तो इसमें क्या किया गया, 1859 के जो सीपीसी था इसमें संशोधन किया गया, और ये अमेंडमेंट हुआ 1877 के आसपास, और दूसरा हुआ 1882 के आसपास, 1882 के आसपास। सो 1877 और 1882 ये दो ईयर हैं जब जाकर के इसमें अमेंडमेंट हुआ। अब ये जो अमेंडमेंट हो गया, तो अमेंडमेंट में अगर ध्यान से आप देख पाओगे ना, तो 1877 में भी एक एक्ट बना था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पुराना वाला, ठीक है, नया वाला नहीं, पुराना वाला। तो वहाँ ध्यान रखना थोड़ा। 1882 वाला ईयर याद रखिए, इसमें आपको बहुत सारे एक्ट मिले थे, जैसे टीपी एक्ट मिला था और बाकी सारे एक्ट भी मिले थे। तो ये दोनों ईयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो 1882 में बड़े मेजर चेंजेज हुए। इसके बावजूद सीपीसी उतना अच्छा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा था। सो नाउ आज का जो प्रेजेंट जो हमारे पास 1908 जो हमारे पास सीपीसी है, वो सीपीसी उस समय क्या किया गया, इनैक्ट किया गया। 1908 का सीपीसी इनैक्ट किया गया। लेकिन 1908 के सीपीसी में बहुत सारे संशोधन होने शुरू हुए, क्योंकि ये अपने आप में सही तरीके से तो नहीं था, इसमें डिफेक्ट था। तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए 1908 में जो पहला अमेंडमेंट हुआ वो था 1951 का। इसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ वो 1956 का। इसके बाद तीसरा जो अमेंडमेंट हुआ वो 1976 का। इसके बाद इसी एक्ट में चौथा अमेंडमेंट हुआ 1999 का। इसी एक्ट में पांचवा अमेंडमेंट हुआ 2002 का, और फिर एक अमेंडमेंट होता है 2015 का। अब इस तरीके से 1951, 56, 1976, 1999, 2002, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मैं बेसिकली यहाँ पर डील कर रहा हूँ कमर्शियल कोड्स एक्ट का। तो ये तो अलग से कहानी ही हो गई। तो यहाँ पर इतने सारे जो अमेंडमेंट हैं ये यहाँ पर 1908 के सीपीसी के अंदर एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, अब आइए दूसरे बात पर करते हैं, दूसरा पॉइंट ज़रा समझते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ना, 1951, 1956, 1976, 1999, 2002, इसमें जो 1976 का जो अमेंडमेंट है बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ था, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे 1976। ठीक है, तो 1976 में जो अमेंडमेंट हुए, इसका जो एक्ट नंबर था वो एक्ट नंबर था 104/1976। ओके, अब इसके बाद एक सीन क्या बना कि जो हमारा इसके बाद भी बहुत कुछ चेंजेस करना बाकी रह गया। 1976 के अमेंडमेंट के बाद भी सीपीसी में कुछ डिफेक्ट था। उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक कमेटी बनी, और उस कमेटी का नाम था जस्टिस मल्लीमथ कमेटी। जस्टिस मल्लीमथ कमेटी बनी। ठीक है, ये जस्टिस मल्लीमथ कमेटी जो बनी, इन्होंने कमेटी ने बना करके एक रिपोर्ट बड़े अच्छे से सरकार को सौंप दी, और इनके रिकमेंडेशंस, यानी जस्टिस मल्लीमथ कमेटी के रिकमेंडेशन पर, इनके रिकमेंडेशन पर जो अमेंडमेंट हुआ सीपीसी 1908 में, दो बड़े ड्रास्टिक अमेंडमेंट हुए, 199 यानी 1999 यानी 1999, और 2002 का, 2002 का ये बड़ा मेजर अमेंडमेंट हुआ। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर जो छूट रहा था वो मैं आपको बता दूँ। 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट 104 1977 था, सॉरी 1976 था। ये 1976 का जो अमेंडमेंट था ये लागू हुआ था 1 फरवरी 1977, 1977 को ये लागू हुआ था। लागू होने की डेट थी 1 फरवरी 1977।
और एक मज़ेदार चीज़ जानिए, 1976 1976 में जो एक्ट संशोधन होकर हुआ था उसमें 3 सेक्शंस को नहीं ऐड किया गया था। वो 3 सेक्शंस थे, सेक्शंस 12, 13 और 50। तो हुआ क्या कि सेक्शन 12, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सेक्शन 12 और सेक्शन 50 इसको लागू किया गया था 1 मई 1977 को 1977 को, और सेक्शन 13 जो है लागू किया गया था 1 जुलाई 1977 को। तो ये 1976 का मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कि क्या था। ओके, नाउ अब जरा आते हैं अपने 1999 के सीन पर। देखिए 1999 के सीन पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बड़े मेजर चेंजेज हुए थे 1999 में। तो यहाँ 1999 और एक था 2002। तो 1999 और 2002 इसमें 2 छोटी छोटी बातें पहले समझिए। 1999 और 2002 इसमें जो डेट ऑफ एसेंट थी प्रेसिडेंट साहब की, यानी महामहिम राष्ट्रपति ने जो एसेंट दिया था वो एसेंट दिया था 30 दिसंबर 1999 को, ठीक है। और 2002 के अमेंडमेंट पर जो एसेंट दिया था वो एसेंट दिया था 23 मई 2002 को। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है, दोनों जो लागू हुआ, कब लागू हुआ, दोनों जो लागू हुआ या जो कम इन टू फोर्स हुआ, ये दोनों एसेंट के बाद लागू हुआ था एक ही दिन को, और वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2002 को, 1 जुलाई 2002 को। क्लियर? तो अगर अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई उसको अगर मैं बिल्कुल समरी में दे दूं, तो देखिए समरी में कैसे दे सकते हैं। देखिए अभी तक जो बताया मैं उसकी समरी दे रहा हूँ। सबसे पहले आया 1859, उसके बाद आया 1877, उसके बाद अमेंड होके आया 1882, इसके बाद आया 1908, इसके बाद अमेंड होकर के आया कब, 1908 के बाद 1976, 1976 के बाद क्या आया 1999, और इसके बाद क्या आया 19 के बाद 2002। ये इंटरव्यू में पूछा गया था अभी रिसेंटली कि 1908 यानी कि सीपीसी में कितने अमेंडमेंट हुए हैं। तो अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 अमेंडमेंट तो दिखेंगे ही दिखेंगे, यानी 1908 से लेके 1976, 1999 और 2002 का ये अमेंडमेंट होगा। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो ये यहाँ पर अभी तक जो मैंने बताया उसका एक समरी मैंने आपको दिया। और 1976 में मैंने बताया था एक्ट नंबर क्या था 104 1976, लागू कब हुआ था 1 फरवरी 1977। इसमें 3 सेक्शंस लगे नहीं थे, यानी 12 और 50 एक साथ लगा था। ये लगा था आपको, यानी सेक्शन 12 और 50 की बात कर रहा हूँ, तो ये लगा था 1 मई 1977 को, और ये लगा था दूसरा यानी सेक्शन 13 लगा था 1 जुलाई 1977 को। मैं बेसिक चीज़ शेयर कर रहा हूँ आपको। उसके बाद इसमें क्या था, ये दोनों के दोनों जो कानून हैं ये लागू हुए थे 1 जुलाई 2002 को। तो ये मैंने आपको पूरी एक पूरी समरी बता दी। अब चलते हैं असली सीपीसी पर, यानी कि जो अपने बेयर एक्ट में सीपीसी है उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पहले बेयर एक्ट ही ओपन कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग समझ सके अच्छे से। लेट्स सी, देखिए अभी आपको बेयर एक्ट दिखने लगेगा। सी, ये रहा आपका सीपीसी का बेयर एक्ट। ओके, इसमें देखें तो यहाँ पर आप देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, प्रीलिमिनरी, पार्ट 1, ये पूरे के पूरे यहाँ पर सिस्टम है। तो हमें यहाँ पर फ़िलहाल उस पर बात नहीं करनी है, हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे उसके बाद। ये रहा हमारा एक्चुअल का सीपीसी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर है 5 ऑफ 1908। यहाँ पर है 21 मार्च 1908। अब देखिए जिन्होंने कभी मान लीजिए कि नहीं पढ़ा हो, या फर्स्ट टाइम जो डिस्कस कर रहे हो, या पहली बार सीपीसी पलटेंगे, या जिनको जीरो लेवल से जाना उनके लिए,
ये देखिए ये यहाँ पर नाम है, और ये नाम क्या होगा यहाँ पर ही बताया जाता है। इस नाम का शॉर्ट टाइटल देखिए, दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यहाँ पर भी देखिए 1908, यहाँ देखिए एक छोटा सा वन लिखा हुआ है, इसका मतलब फुट नोट है, तो फुट नोट यहाँ पर लिखा गया है। दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन इट्स एप्लीकेशन टू असम बाई असम। तो जब भी अमेंडमेंट हुआ है, जिस जगह पर के लिए अमेंडमेंट हुआ है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। हो सकता है इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो मिल गया यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग, रांची, पलामू, मानभूम, छोटा नागपुर, ये सब मेंशन किया हुआ। आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, एक्ट नंबर है यहाँ पर 5 ऑफ 1908। ये एक्ट नंबर ये बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में कि एक्ट नंबर 5 ही क्यों होता है, एक्ट नंबर 6 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, या 1 2 3 क्यों नहीं है, ये 5 ही क्यों है। तो इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ, एक्ट नंबर 5 ही क्यों होता है। देखिए एक्ट नंबर पढ़ता कैसे है वो समझिए। ये एक बड़ा पुराना प्रोसीजर है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, वही हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये है एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। और देखो फ्रेंड्स, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, यहाँ पर जब भी हम लोग सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको जितना आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो उतना लिखने की प्रैक्टिस करो। यानी राइटिंग प्रैक्टिस आपका मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम सब क्लियर कराएगी। क्योंकि लिखने से अगर आप बच रहे हैं या नहीं लिखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है तो आपको लिखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सर चलिए हम लोग बात करें एक्ट नंबर की। होता क्या है कि अभी जैसे उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था नॉर्मली कि जो लॉ बन करके आते थे, जो लॉ बन जाते थे, वो लॉ उस समय के द देन गवर्नर जनरल। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास आज़ादी के बाद हमारा जब कानून लागू हो गया 1950 में, तो उसके बाद से यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लागू होने के बाद से हमारे राष्ट्रपति, नहीं तो उसके पहले कौन थे, गवर्नर जनरल। तो पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल का सिग्नेचर होता था हर एक कानून के ऊपर, और वही कानून फिर लागू होता था यानी उनके एसेंट के बाद। तो गवर्नर जनरल के पास क्या होता था, बहुत सारे कानून बन करके जाते थे। यानी यू कैन से, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, या अगर ये भी नंबर ठीक नहीं पसंद आ रहा है तो मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ। मान लीजिए कि ऐसे इसको आप कह सकते हैं कानून नंबर A B C D E F और G। अब इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई भी एक कानून, मान लीजिए D नंबर का कानून, इसको उन्होंने सबसे पहले साइन कर दिया, तो साइन करते के साथ इसका नाम हो गया एक्ट नंबर 1, और जो ईयर रहेगा, जो साल रहेगा, वो साल यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आज की बात करें तो 2022 लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1A को ले लिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे उसको साइन कर दिया, तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 2022। उसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो अगर सीक्वेंस में अगर आएगा, यहाँ पर आया ये 3, तो आप यहाँ कर सकते हो एक्ट नंबर 3 ऑफ 2022। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा एक्ट नंबर 4 ऑफ 2022। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया एक्ट नंबर 5 ऑफ 2022। मतलब जिस पर 5वें नंबर पे, यानी गवर्नर जनरल ने 1908 में जिस एक्ट के ऊपर, जिस कानून के ऊपर, जिस लॉ के ऊपर 5वें नंबर पर साइन करा, वो सीपीसी था, और उसी पर साइन के लिए उसका नाम क्या पड़ गया, एक्ट नंबर ऑफ 5 ऑफ 1908। और ये कब किया था, एसेंट कब दिया था, 21 मार्च को दिया था, याद रखिएगा 21 मार्च 1908 को दिया गया था। नाउ सी, अब ये देखिए जो लोग नहीं जानते हैं या बहुत फ्रेशर है उनके लिए मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, जीरो लेवल से। अब मेरे को पता, हो सकता है आप में से बहुत से लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे, मैं आपको एक टाइम दिखा देता हूँ। देखिए कितना टाइम हो रहा है और इसकी डेट क्या है, आप देख सक रहे हैं अभी सुबह के 3:34 हुए हैं, और आज की डेट कितनी है, 28 अगस्त 2022। तो चलिए, हम लोग लेट नाइट वाले लोग हैं या अर्ली मॉर्निंग वाले लोग हैं, जो आप कह सकते हैं। खैर,
तो यहाँ देखिए एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, ये जो पार्ट है ना इसको हम लोग कहते हैं प्रीएम्बल। ये आपको हर एक एक्ट के अंदर मिलेगा, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो सीपीसी हो, हर एक जगह मिलने वाला है ये प्रीएम्बल। ठीक है, तो प्रीएम्बल होता क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल होता क्या है बेसिकली, प्रीएम्बल का मतलब होता है इस बात को दिखाना दर्शाना कि ये पर्टिकुलर कानून किस पर्पस के लिए बनाया गया है, हम ये कानून बना के करना क्या चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो करना क्या चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोड्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। तो मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि हम एक एक्ट ला रहे हैं जो कंसोलिडेट करेगा और अमेंड करेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है मन में, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि जिन छोटी चीज़ों को हम नहीं समझते हैं वही तकलीफ देते हैं। कंसोलिडेट या इसी को हम कहते हैं कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन या कंसोलिडेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलेक्शन, टू कलेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कंसोलिडेट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट। तो ये एक्ट टू कंसोलिडेट यानी कि ये एक्ट कौन सा है, ये एक्ट सीपीसी है। यानी हम जो प्रेजेंट में 1908 में जो सीपीसी ला रहे हैं, ये सीपीसी क्यों ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं कि वो कंसोलिडेट कर सकें, अमेंड कर सकें उन लॉज को जो सिविल कोर्ट्स के जुडिकेचर के प्रोसीजर को डील करते हैं, यानी कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, यानी सिविल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के प्रोसीजर को डील करते हैं, उनको हम अमेंड कर सकते हैं या कंसोलिडेट कर रहे हैं इस लॉ के जरिए। अब यहाँ पर वही बात, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ गया, कंसोलिडेट एंड अमेंड, वही बात आगे देखो मेंशन कर रहे हैं। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जुडिकेचर, इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। तो यहाँ से आपका कायदे से कानून शुरू हो गया। क्या लिख रहे हैं, इट इज़ हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब छोटा सा पार्ट में और आपको शेयर कर देता हूँ जल्दी में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहाँ से शुरुआत से बताऊँगा। अभी जो मैंने बताया वो पूरा हिस्ट्री था, यानी कि सीपीसी के बारे में जो बिल्कुल शुरुआत से शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो, जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से था ये। ओके, तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं, पसंद आती हैं, आपको लगता है आपके काम की वीडियोस हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आना चाहो आप क्लास कर सकते हो। ओके, चलिए फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, गुड नाइट नहीं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, तो अभी क्योंकि टाइमिंग कितना हो रहा है 3:37, तो चलिए गुड मॉर्निंग बोल देना चाहिए फ़िलहाल। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।